तो आज डे 2 है प्रॉपर आइसलैंड टूर का और ये पहली मेजर साइट है। ये देखिए, आज सैटरडे 11 सितंबर 2021 है और मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारे पीछे है कर्क्यू फेल माउंटेन। ये यूरोप का सबसे सुंदर माउंटेन कहा जाता है और सुबह के 8:45 बजे हैं। इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। इस पहाड़ी के दूसरी साइड एक छोटा सा फॉल भी है जिसको कर्क्यू फेल फॉस यानी फॉल्स बोलते हैं। तो वो ये रोड जाएगी यहाँ से, 2.9 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो हम अभी उस साइड चलेंगे। तो अब वैसे तो प्लान ये था कि यहाँ से मैं जाऊँगा वेस्ट फ्योर्ड्स की तरफ, पर मेरा बहुत दिल कर रहा है इतनी ब्यूटी को देखकर कि एक ड्रोन खरीद लिया जाए। तो उसके लिए हमें रेक्याविक वापस जाना पड़ेगा। आज रात का स्टे रेक्याविक या रेक्याविक के आउटस्कर्ट्स पे करना पड़ेगा और उसके बाद कल जर्नी शुरू करनी पड़ेगी वेस्ट फ्योर्ड्स में। यहाँ पे सिवियर वेदर वार्निंग भी है। कल और परसों की वेस्ट फ्योर्ड्स रीजन में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे गेल फोर्स विंड्स हैं। तो उसमें तो आप अपना ड्रोन उड़ा नहीं सकते, मगर जितना पॉसिबल होगा, जब पॉसिबल होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का ड्रोन हो। तो देखते हैं क्या होता है। आइए चलते हैं आगे। कर्क्यू फेल माउंटेन को चर्च माउंटेन भी कहते हैं और इसकी हाइट 463 मीटर्स है और ये पूरे कंट्री का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड माउंटेन है। तो आपको ज़्यादातर ये वाली व्यू नज़र आई होगी जब भी आपने व्लॉग्स देखे होंगे लोगों के, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं जो कि इस माउंटेन के सामने ही हैं और दोनों को आप फ्रेम में ले सकते हैं। तो उसी साइड चलते हैं। तो यहाँ पे पेड पार्किंग है, रफली 700 क्रोनर यानी अराउंड 350-400 रुपये की पार्किंग है। इस QR कोड को स्कैन करके पे करना मत भूलिए। ये नज़ारा देखिए यहाँ से ऊंचाई से। वेदर हमारे साथ है आज। इधर देखिए इस हिल पे कैसे सन आ चुका है। बहुत ही सुंदर जगह है और आज वेदर भी साथ दे रहा है, तो आई एम लकी इन दिस रिस्पेक्ट। तो ये देखिए, अब हम इन फॉल्स के ऊपर एक ब्रिज है, इस पे से चल के जा रहे हैं। बहुत सारी सेल्फीज़ आपको देखने को मिली होंगी वहाँ नीचे से, जहाँ पे ये फॉल भी नज़र आता है और साथ में ये माउंटेन भी नज़र आता है। तो ये मेरे इस विज़िट की सबसे पहली मेजर टूरिस्ट साइट है। स्नेफेल्सनेस पेनिनसुला में कहा जाता है कि आपको आइसलैंड के हर तरह के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सी मिल जाता है, वाटरफॉल मिल जाते हैं, माउंटेन्स मिल जाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। रेक्याविक से सिर्फ 2.5 घंटे दूर है और पीछे कर्क्यू फेल फॉल्स हैं जो कि कंबाइन होके बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो कर्क्यू फेल माउंटेन और फॉल्स देखने के बाद अब अगला स्टॉप है ब्यार्नहॉफन शार्क म्यूजियम, जो कि यहाँ से अराउंड हाफ एन आवर की दूरी पे है। मगर अब आपका इंटरेस्ट आइसलैंडिक लैंग्वेज में बन ही गया है तो थोड़ा सा आइसलैंडिक लैंग्वेज को भी समझ लीजिए। ये एक स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। यहाँ का जो अल्फ़ाबेट है उसमें पी जैसा दिखने वाला अक्षर थ या TH की तरह प्रोनाउंस होता है, जैसे कि ब्रेथ, और डी जैसा दिखने वाला अक्षर द या द की तरह प्रोनाउंस होता है, यानी TH अगेन, मगर जैसे ब्रीद में होता है। जे जहां आता है उसको य या वाई की तरह प्रोनाउंस किया जाता है और जहां डबल एल होगा उसे तल की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, यानी TL की प्रोनाउंसिएशन आती है। यहाँ पे ट्रेडिशनल सरनेम्स नहीं होते, रादर आपके जो फादर के नाम के पीछे सन या डॉटर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये यहाँ की फेमस पॉप स्टार का नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्योर्क गुथमुंड्सडोtter और ये यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। अगर आप इसको पिंग वैली नेशनल पार्क कहेंगे तो वो गलत होगा। इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है थिंगवेटलियर नेशनल पार्क। तो आइए एक और प्रोनाउंसिएशन ट्राई करते हैं और ये वाला अगर आपने गेस कर दिया तो वाकई आपकी लैंग्वेज स्किल्स कमाल हैं। ये करंटली तो एक डोरमेंट वॉल्केनो है, मगर 2010 में ये इरप्ट किया था और उसके बाद इसने इतनी वॉल्केनिक ऐश हवा में फैला दी थी कि पूरा का पूरा यूरोपियन एयर स्पेस बंद करना पड़ा था, जिससे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया था। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एयाफियात्ला योकोत्ल। एयाफियात्ला योकोत्ल
मगर घबराइए मत, अगर आप अभी भी इसको नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो ज़्यादातर अंग्रेज़ भी इसको E15 के नाम से जानते हैं, यानी ई और उसके पीछे 15 लेटर्स। थोड़ा आगे जाकर लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है ब्यार्नहॉफन शार्क म्यूज़ियम के लिए, और शायद मुश्किल से 30% गाड़ियाँ इधर मुड़ती होंगी, मगर अगर आप इसको मिस करते हैं तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने का मौका आप मिस कर जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और वंस अगेन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ब्यार्नहॉफन शार्क म्यूज़ियम। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कम एंड टेस्ट द शार्क मीट एंड सी हाउ इट्स मेड। अभी प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है 10 मिनट की, जिसमें ये सारा प्रोसेस समझाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि बहुत सारा शार्क का मीट वेस्ट जा रहा था। शार्क ऑयल तो यूज़ हो रहा था, जो कि काफ़ी लुक्रेटिव इंडस्ट्री थी, मगर शार्क का मीट वेस्ट जा रहा था। तो अब एक एंटरप्राइजिंग आदमी ने देखा कि शार्क मीट वैसे तो टॉक्सिक होता है, तो आप उसको फ्रेश शार्क मीट को नहीं खा सकते, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, मगर फर्मेंटेशन होने के बाद, ख़राब पड़ा रहने के बाद और उसमें कुछ अमोनिया ऐड करने के बाद, एक कोई प्रोसेस होता है, वो होने के बाद, फर्मेंटेशन के बाद वो एडिबल हो जाता है। तो उसने शार्क मीट जो है एक सॉर्ट ऑफ डेलिकेसी बन गई यहाँ की, मगर बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है। अभी खा के देखेंगे उसे। पुरानी जुराब होती हैं इस टाइप की, उसमें स्मेल या टेस्ट होता है। तो बहुत छोटा सा पीस ट्राई करना चाहिए, पर ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आइसलैंडिक ट्रेडिशन है। यहाँ का म्यूज़ियम छोटा सा है, मगर उसमें रखे आर्टिफैक्ट्स की कमी नहीं है। अलग अलग मैमल्स से लेकर हंटिंग फिशिंग इक्विपमेंट से लेकर आपके बर्ड्स जो उस टाइम होते थे उनसे लेकर, और जो है यहाँ के हाउस होल्ड गुड्स, बास्केट्स, इवन शार्क के स्किन, उनकी करंट मीट की प्राइसेस, और शार्क के टीथ, जो कैप्चर्ड शार्क्स हैं उनके टीथ, उनके स्केलेटन्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिस्टोर्ड ट्रैक्टर भी यहाँ पे खड़ा है, जो कि बिल्कुल इमैक्युलेट कंडीशन में है, और वो भी इसी म्यूजियम्स के एग्जिबिट का एक पार्ट है। One piece of the shark meat, one piece of the rye bread, and eat it together like this. If you like this combination, go Icelandic style, try the plain meat. Go ahead. There you go. Okay. Not very strange. Comes a little more. Yes, that's the end. At the end here. I think one is enough. पुरानी जुराब खाने जैसा है, तो accurate ही थी description. You're brave enough to try another one. Yeah, it's just without bread. तो इन क्रेट्स में रखा जाता है शार्क मीट, और ये आप देख सकते हैं शार्क के टीथ, ये होल्ड करने के हैं और ये कट करने के हैं। ये स्किन है रेगमार जैसी, पहले ही रेगमार के लिए यूज़ भी की जाती थी। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी सिर्फ मीट बिना राई ब्रेड के खाने की, पर एक टेस्ट ही काफ़ी था उसका। तो अब जो ये मीट की ड्राइंग की जगह देखने जा रहे हैं, और वो बिल्डिंग थोड़ी पीछे की तरफ है। मैंने एक पहले पुरानी आइसलैंड एयर की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, कोई 2012 की, तो उसमें ये सब दिखाया था और बहुत फैसिनेटिंग लगा था मुझे। तो ये देखिए, यहाँ लिखा है ड्राइंग हाउस ओनली फॉर विजिटर्स ऑफ द म्यूज़ियम। वो देखिए दूर आपको एक ड्राइंग हाउस नज़र आ रहा होगा, पहाड़ के बिल्कुल सामने। तो इन्होंने ये भी बताया कि आइसलैंड में कभी इतनी गर्मी होती नहीं कि इसको स्टोर करने के लिए कहीं स्पेशली रखना पड़े। ना इसको आजकल ये ज़मीन में दबाते हैं, ना कोई सॉल्ट ऐड करते हैं, किसी तरह की चीज़ नहीं। नेचुरल प्रोसेस है, फर्मेंटेशन अंदर से ही मीट का हो जाता है। तो कोई 6 to 9 वीक्स के लिए इसको रख दिया जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है और मीट में से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। आए यहाँ पे तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, पर मेरे ख्याल में मोस्ट लोग एक ही ट्राई कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
शार्क मीट टांग रखा है और यहाँ पे इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए इसकी आउटर स्किन जो कि रेगमार जैसी होती है। तो बहुत ही यूनिक अट्रैक्शन है। आइसलैंड आए तो ये ज़रूर देख के जाइए। यहाँ से एंट्री फ़ीस हार्डली 800 रुपये है और एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। प्रेजेंटेशन में हमें ये भी बताया गया कि 600 साल तक वेल ऑयल के बाद शार्क ऑयल की जो इंडस्ट्री थी, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो यूरोप में बहुत डिमांड थी, तो आइसलैंड का बिगेस्ट मार्केट यही थी। तो ये चीज़ बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और अब ये जो प्लेस है ब्यार्नहॉफन, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है शार्क मीट का, क्योंकि शार्क ऑयल की डिमांड तो अब रही नहीं, मगर शार्क मीट एक डेलिकेसी बन गई है। क्यों बन गई है वो आपको खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। हाउ वाज द टेस्ट विदाउट द राई ब्रेड? Yeah. I won't eat all day. Yeah. One is enough. Yeah. And without bread, it's more tasty, but Oh, is it more it's not- taste? Yeah, but not a good taste. Very Yeah, good taste. yeah. So it's maybe They it's better they with say bread. it's like having a old piece of socks. Yeah. It's अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन स्टिकिस होमर की तरफ। स्टिकिस होमर, जिसको इस बात का पता नहीं है, 2013 में एक बेन स्टिलर की फिल्म आई थी द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। उसमें बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी के साथ दिखाया गया है। एक्चुअल में दिखाया था एज ग्रीनलैंड, बट उसकी शूटिंग जो हुई थी वो यहाँ हुई थी स्टिकिस होमर में, स्नेफल्स नेस पेनिनसुला आपके आइसलैंड में है। तो अब वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी, तो आइए उधर चलते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, जब भी आप आइसलैंड आएँ तो यहाँ पे होटल्स एडवांस में बुक करना मत भूलिए, खासकर कि स्नेफल्स नेस पेनिनसुला जैसे पॉपुलर एरियाज़ में। अगर आप एडवांस में बुकिंग नहीं करेंगे तो यहाँ के रेट्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं और 20,000 से 30,000 पर नाइट का होटल कमरा भी बहुत कॉमन हो जाता है। और अच्छे होटल्स इसी रेट में आपको मिलेंगे अगर आप लास्ट मिनट बुकिंग करेंगे। इन्हीं होटल्स को अगर आप पहले से कर देते हैं तो लेस दैन 10,000 में आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ के मेजर टाउन्स में से एक है स्टिकिस होमर और यहाँ पे भी अ नंबर ऑफ गुड होटल्स हैं अगर आप booking.com या agoda.com जैसी वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे तो। और स्नेफल्स नेस पेनिनसुला में स्टिकिस होमर एक बहुत ही अच्छा बेस बन सकता है एक्सप्लोरेशन के लिए भी और यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, चाहे आप रिंग रोड की जर्नी कर रहे हों या फिर आप थोड़े ज़्यादा एडवेंचरस हैं और आप वेस्ट फ्योर्ड्स की तरफ भी जाना चाहें तो आप स्टिकिस होमर को बेस बना सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं स्टिकिस होमर और ये वो जगह है जो मैं आपको बता रहा था बेन स्टिलर की मूवी द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी में यहाँ पे एक सीन फिल्माया गया था और वो कहाँ है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उस पहाड़ी पे भी हाइकर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे मोनोलिथ है और अगर आप यहाँ से सेंटर में देखें स्क्रीन के तो ये जो ब्राउन सा लॉज है इसको बनाया गया था एक पब और यहाँ से भागकर हार्बर के इधर हेलीकॉप्टर पे चढ़ता है बेन स्टिलर। तो बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, हार्बर है, मरीना है और पीछे सी टूर्स का ऑफिस है जो कि यहाँ से फेरी चलाते हैं वेस्ट फ्योर्ड्स के लिए बिसाइड्स अदर टूर्स वगैरह। तो आइए थोड़ा सा उस ब्रेक वाटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं उस साइड क्या मिलता है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और उसके कारण से ठंड भी बहुत है। विंड चिल फैक्टर है जो ज़्यादा ठंड का कॉज है। टेम्परेचर इतना कम नहीं होगा 10 डिग्री के आसपास, मगर विंड चिल फैक्टर काफ़ी है। तो ये देख रहे हैं ये पत्थर, इनको ब्रेक वाटर बोला जाता है और इसके बियॉन्ड पूरा का पूरा सी है। इस साइड ये बे है तो इसमें कंट्रोल्ड वाटर्स हैं और इधर ओपन सी है। उधर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर लाइट हाउस है। तो ओवरऑल बहुत ही सुंदर जगह है स्टिकिस होमर। अगर आप आइसलैंड आते हैं, स्नेफल्स नेस पेनिनसुला आते हैं तो ज़रूर स्टिकिस होमर आइए। ये यहाँ का एक मेजर टाउन भी है, यहाँ पे बोनस सुपरमार्केट भी है
जो कि बजट ट्रैवलर्स की फेवरेट है। अगर आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, किसी भी टाइप की सुपरमार्केट की नीड्स हैं, तो वो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी टिपिकल रॉक फॉर्मेशन है आइसलैंड में। अभी हम आगे रेनिसफेरा बीच भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इसी टाइप की रॉक फॉर्मेशन दिखेगी। और इनफैक्ट जो मेन चर्च या चैपल है रेक्याविक सेंटर में और अक्यूरेरी में भी है, तो वो इसी से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। ये वाले थोड़े से मॉस लग गया है इनको, तो कलर में येलोइश ऑरेंजिश ह्यूज़ आ गए हैं। जो रेनिसफेरा बीच है वो वहाँ पे बिल्कुल सैंड की तरह ब्लैक है। मतलब कमाल की जगह है। अगर आप यहाँ सेल्फीज़ खिंचाना चाहें, वीडियोस बनाना चाहें, तो बहुत ही कमाल की आएंगी। देख सकते हैं आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, ब्लू स्काई, ऑरेंजिश येलोइश रॉक्स और जो भी आपने पहना हो। और इस साइड में पूरा स्टिकीशोमर बे है। तो यहाँ का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप वेस्ट फ्योर्ड्स जाना चाहते हैं, वेस्ट फ्योर्ड्स एक बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है आइसलैंड का। बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, एटलीस्ट हमारे एशियन कंट्रीज से काफ़ी कम लोग मैंने सुना है वहाँ जाते हैं। कुछ लोग जो डिसर्निंग ट्रैवलर्स हैं, यहाँ के इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स हैं, वो ज़रूर जाते हैं। बट अगर आप वहाँ जाना चाहें तो स्टिकीशोमर से आप फेरी ले सकते हैं। 3 घंटे के आसपास फेरी है और एक पैसेंजर प्लस एक गाड़ी का 5000 रुपीज़ लगता है। और सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, मगर अगर आप लैंड से जाएंगे तो आपका 2500 रुपये का एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लगेगा। तो आप चाहें तो 3 घंटे आप रिलैक्स कर सकते हैं, आर्कटिक सी को देख सकते हैं, अपना कुछ काम कैचअप कर सकते हैं, और आपको आधा घंटा जर्नी में भी बच जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अब सितंबर में सिर्फ 4 और 11 सितंबर को इनकी 9 बजे की सुबह की सेलिंग थी। बाकी अब जो भी सेलिंग्स हैं 3 बजे दोपहर की होती हैं मोस्टली। seatours.is पे आपको इनका शेड्यूल मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का टाइम है। सी टूर्स के हार्बर कैफ़े में मैंने ख़रीदा है फ्लेकी सी सॉल्ट। प्योर सी सॉल्ट है, फ्लेवर्ड वर्जन्स भी हैं सीवीड वगैरह, मगर ये है अनफ्लेवर्ड फ्लेकी सी सॉल्ट। आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं। और अनस्वीटेंड कैपुचिनो। चीयर्स। तो अब जबकि फैसला हो ही चुका था कि ड्रोन लेना है, तो वापस DJI स्टोर जाना पड़ा जो रेक्याविक में था। उसके बाद मैंने लक्सर बाकी नाम की एक जगह में एक मोटेल चूज़ किया। रेक्याविक में रहते रहते मैंने एक हॉट डॉग ट्राई किया, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस और अफोर्डेबल डेलिकेसी है। आप कई जगह खा पाएंगे पूरे आइसलैंड के ट्रिप में। लक्सर बाकी में ये एक होटल कम मोटेल टाइप बना हुआ है, जिसमें अपार्टमेंट्स या छोटे छोटे स्टूडियो बने हुए हैं। एक छोटा सा किचनेट है जहाँ पे आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं, और इसकी लोकेशन काफ़ी पिक्चरेस्क है। पीछे से नदी बह रही है, पीछे पहाड़ हैं, और रिंग रोड पे ही ये बना हुआ है, तो कनेक्टिविटी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया है। रूम की बात करें तो रूम की क्लीनलीनेस में कोई कमी नहीं थी, और ये छोटा सा किचनेट इसको काफ़ी यूज़फुल बना देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आइसलैंड में हर चीज़ बहुत महंगी है। तो अगर आप एक रात के लिए भी यहाँ के एवरेज से मोटेल स्टाइल रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना चाहते, तो आपके पास ये किचनेट का ऑप्शन है, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बस ये याद रखिए कि जो भी बनाएंगे या यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे वो वापस से आपको धोने भी पड़ेंगे। बाहर एक बहुत ही सुंदर व्यू है। एक ब्रिज है जिसके नीचे से एक छोटी सी रिवर बह रही है, और एक पैटियो भी बना हुआ है जहाँ पे आप बैठकर इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। कुछ मोटेल के रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, वाईफाई वगैरह के पासवर्ड्स हैं। एक टीवी भी मिलता है आपको, और बेड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। यहाँ का बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस था, जो कि हर जगह आपको आइसलैंड में नहीं देखने को मिलेगा, खासकर रेक्याविक एरिया में। और जो है क्लीनलीनेस में वंस अगेन कोई कमी नहीं थी, और सारी फैसिलिटीज़ जो आप इस लेवल के होटल में एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेंगी। और इसका जो रूम रेंट है वो भी कोई 6-7 हज़ार रुपये में आपको ये मिल जाएगा, अगर आप थोड़ी सी एडवांस में बुकिंग कर लेंगे तो।
So we have the Sober Riders Club that is also staying here, and they're having some sort of luncheon, late luncheon or dinner in the restaurant at the moment. These are all their bikes. अब क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पे रह रहा था तो पूरा होटल स्टाफ इन्हीं को केटर करने में बिजी था और यहाँ का रेस्टोरेंट भी बंद ही था और यहाँ का खाना कोई ऐसा ख़ास नहीं है, मोटेल टाइप फूड है, ज़्यादातर बर्गर्स, फ्राइज़, फास्ट फूड टाइप मेन्यूज़ हैं। तो आप अगर यहाँ पे आएँ तो मोस्टली अपना जो है राशन लेके आएँ किसी भी सुपर स्टोर से और उसको अपने किचनेट में कुक करके यूटेंसिल्स को वापस धो के रख दें। हाँ, ब्रेकफास्ट के टाइम में ये रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली हो गया था और ब्रेकफास्ट ठीक ठाक था, तो आप चाहें तो यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ की लोकेशन काफ़ी सुंदर थी, जैसे आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा था, तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का मन भी किया। तो ये देखिए हमारा GoPro टाइम लैप्स शूट कर रहा है। थ्री सेकंड का टाइम लैप्स हो चुका है। ये एक पुराना ब्रिज है और उधर मेन रोड ब्रिज है और यहाँ पे होटल लक्सर बाकी एंड दिस ब्यूटीफुल रिवर। एक बार होटल लक्सर बाकी का फ्रंट एरिया भी देख लीजिए। वहाँ से रोड से आप एंटर करते हैं, ये पार्किंग लॉट है और यहाँ पे आप मॉन्स्टर ट्रक्स भी देख सकते हैं। ये एक लैंड क्रूज़र 60 सीरीज़ है और आप देखिए इस टाइप की आपको बहुत गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इसमें ह्यूज टायर्स डाल के सस्पेंशन लिफ्ट डाल रखा है। स्नो में ये गाड़ी फंसेगी नहीं। ये एक मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। इकोनोलाइन 150, ये वैन भी मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो शेप है बहुत ही अमेजिंग है। ऑल्दो ये पर्टिकुलर एग्जांपल काफ़ी रस्टेड है, बट फोर्ड ने ये बहुत ही आइकॉनिक और क्लासिक डिज़ाइन बनाया है। मैं रियली लाइक इट। तो ये एंट्रेंस है होटल लक्सर बाकी की। मोटेल की तरह है मगर मोटेल से कहीं ज़्यादा लग्जूरियस है। और इसी के साथ आइसलैंड का दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ। स्नेफल्स नेस्ट पेनिनसुला एक अच्छा एडवेंचर था, मगर जो अगली डेस्टिनेशन थी वो और भी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली थी। इसके बाद मुझे जाना था वेस्ट फ्योर्ड्स, जो शायद आइसलैंड की सबसे लीस्ट विजिटेड एक डेस्टिनेशन है, मगर शायद बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डिंजैंडी फॉल्स, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, और इसके अलावा एक डिलिबरेटली ग्राउंडेड शिप और एक ऐसा म्यूज़ियम जो कि दूसरे किसी वर्ल्ड में सिचुएटेड लगता है। इतना कम विजिटेड है मगर वहाँ पे एक इतना सुंदर प्लेन है जिसको कि आप एक साउथ आइसलैंड के फेमस प्लेन रेक की बजाय देख सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले एपिसोड का वेट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।